Why I Killed Gandhi, बुक समरी इन हिंदी। नाथूराम जी ने गांधी जी को क्यों मारा? ये बुक नाथूराम गोडसे जी ने मरने से पहले जेल में तब लिखी थी जब उसे गांधी जी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक आदमी जिसने गांधी जी को मारा, उसकी सोच क्या थी? इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद वो क्या सोचता था कि वो सही है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस समरी को पूरा सुने। नाथूराम गोडसे, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नाथूराम गोडसे हैं कौन और क्या वजह थी कि उसने गांधी जी जैसे नेता को मारा? उसने रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज क्या रखे थे? क्या कभी गोडसे को अपने किए का पछतावा हुआ था? आपके मन में भी ये सारे सवाल उठे होंगे, तो आइए हम जानते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे। इस बुक में आप वो लास्ट स्टेटमेंट भी पाएंगे जो गॉडसे ने अपने डेथ सेंटेंस से पहले दिया था, जो उसने 5 मई 30 जनवरी 1948 में गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। उसके अगले ही साल फरवरी में उसका कोर्ट ट्रायल शुरू हो गया था। गॉडसे और उसके कैंप ने पंजाब हाई कोर्ट के सामने माफी की अपील रखी थी, कर दी गई। कोर्ट ने उसे डेथ बाय हैंगिंग यानी फांसी की सजा सुनाई थी और इस बुक में उसके कुछ पत्तों को समेटा गया है। मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और कल्चर की सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था। हालांकि हिंदुइज्म में मेरा गहरा यकीन था। बड़े होने पर मैंने आरएसएस ज्वाइन किया और एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया था। छुआछूत को खत्म करना चाहता था मैं। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मेरा मानना था कि सारे इक्वल हैं, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई जात छोटी या बड़ी नहीं है। मैं एंटी कास्ट डिनर्स और मीटिंग्स अटेंड करता था। हर जाति के मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। भंगी, चमार, बैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। मैंने एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने गोपी तिलक, रावण, चाणक्य और विवेकानंद जैसे कई महान लोगों की किताबें भी पढ़ी हैं और मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। सबसे बढ़कर मुझे वीर सावरकर और गांधी जी की टेक्निक्स इंस्पायर करती हैं और मुझे लगता है कि दोनों लोग महान हैं। इन दोनों लोगों ने बीते 30 सालों में मुझे और मेरे जैसे कई करोड़ भारतीयों को काफी हद तक प्रभावित किया है। इनके विचार हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से बस चुके हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा उससे मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदू भाइयों और बहनों की सेवा करनी चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं और इसीलिए मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों की भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपना जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया था। मेरे एक ही लक्ष्य है और वो है अपनी मातृभूमि, अपनी माँ भारती की आज़ादी को बचाए रखना, और मुझे लगता है इंसानियत को बचाने का यही एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में 1920 में गांधी जी का दबदबा काफी बढ़ गया था। जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे गांधी जी का भाव था। उनकी पब्लिक एक्टिविटीज ने उन्हें ग्रेट लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया था। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर एक गहरा असर किया था। दिन ब दिन उनके फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बात की थी, उसे हर कोई सहमत था। हालांकि इस सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये सब सिर्फ किताबें बातें थी। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को जरा भी अहमियत देता होगा। बल्कि सच तो ये है कि अगर खुद की या अपने परिवार की बात हो तो इंसान किसी और को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तो इसमें गलत भी क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है, फिर दूसरे का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना ही होगा।
रामायण में राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा था। महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था। अर्जुन ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को मारा था क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे तो इसका मतलब है कि इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अब इतिहास को ही देख लो। अफजल खान हिंदुस्तान में मुस्लिम राज स्थापित करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उसका मुकाबला नहीं करते तो शायद खुद अफजल के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि ग्रेट फाइटर्स को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन मैं तो गांधी जी को वायलेंट समझता हूँ, जो खुद एक पैसिफिस्ट है। सच और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद जैसे महान नायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। पिछले 32 सालों से गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग वे मुझे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उन्हें तुरंत राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अफ्रीका में उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो कुछ भी किया उसकी मैं तारीफ करता हूँ। वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोगों को की कंडीशन इंप्रूव करने में गांधी जी का बड़ा हाथ है। लेकिन उनके इंडिया लौटने के बाद से हमारे देश में काफी कुछ बदल चुका है। लगता है कि गांधी जी शायद ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इस बात का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर लोग उन्हें लीडर मानने से इनकार कर दें तो वो कांग्रेस छोड़कर अपने रास्ते चले जाएंगे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कांग्रेस को 2 चॉइस दिए, या तो उनके हिसाब से चलो और उनका पागलपन, उनकी जिद और सनक जीरो, या फिर उनके बिना कांग्रेस पार्टी चलाओ। गांधी जी के जैसा और कोई नहीं है। गांधी जी को लगता है वो हर किसी के और हर चीज का फैसला अकेले कर सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के पीछे उन्हीं का दिमाग है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके जैसा कोई कर नहीं सकता और सब लोग उन्हीं के कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो या सक्सेस, देश को तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर उन्हें भला क्या फर्क पड़ने वाला है। वो बस यही सोचेंगे सत्याग्रह कभी असफल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसीलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। उनके ऊंचे विचारों और सादगी की वजह से लोग पता नहीं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते हुए उनके लिए फैसलों ने इस देश के फ्यूचर को खतरे में डाला है। एक बार नहीं, कई बार। इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो एक प्रो मुस्लिम लीडर है। ये बात उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी जब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा मुस्लिम इस बात का बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी भाषा का चैंपियन बताने लगे। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। ना तो हिंदुस्तान की कोई वोकैबुलरी है, ना कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुसलमानों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और उनके चाहने वाले चमचों ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत से ही मुस्लिम लीग और उसकी प्राइवेट आर्मीज ने कई हिंदुओं को मारा। उस टाइम के वायसराय लॉर्ड बॉवेल मजबूर हो गए थे। रेप, मर्डर और लूटमार की वारदातों को रोकने के लिए वो अपनी पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज नहीं कर पा रहे थे। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था। उन्हें बेरहमी से कत्ले आम किया जा रहा था। औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे। मुस्लिम लीग उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा रही थी, लेकिन मुस्लिम्स ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ गद्दारी और दोगलापन किया था, उतना ही गांधी ने उन्हें सपोर्ट किया था। लॉर्ड बॉवेल को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चली थी। उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया। मतलब कि नागनाथ गए तो सांप नाथ आए। इंडियन कांग्रेस के गले में फंदा था। मरते क्या ना करते। कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ये वही कांग्रेसी थे जो हमेशा नेशनलिज्म और सोशलिज्म की बातें करते थे। ये देश की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि देश 2 टुकड़ों में बट गया। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया।
कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा हिंदुस्तान के इतिहास में लॉर्ड माउंटबेटन जैसा महान गवर्नर, जनरल और वायसराय आज तक नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा तो आखिर देश को बंटवारे के रूप में चुकाना पड़ा। 30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार ये हासिल किया, उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया और कांग्रेस इसे पावर ऑफ फ्रीडम का पीसफुल ट्रांसफर बोलती है। यहाँ तक कि इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दे दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की गई आजादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने। उस आदमी ने जिसे हम पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उसी ने भारत के टुकड़े किए और मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है उसे मैं चाह कर भी रोक नहीं सकता। गांधी ने आमरण अनशन किया क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हिंदी रिफ्यूजी दिल्ली के मस्जिदों को छोड़ दे। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने गुनहगारों को सजा देने की मांग नहीं की? क्योंकि वो मुस्लिम थे? क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो भूख हड़ताल से अपनी जान ही क्यों ना दे दें। वो हिंदुओं पर फिर भी हमला बोलते रहेंगे। उन्हें मालूम है कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को उनकी फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ नेशन बताते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि एक फादर के तौर पर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए। सच तो यह है, उन्होंने देश के टुकड़े करवा कर भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ इंडिया नहीं, फादर ऑफ पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनका अहिंसा के सिद्धांत सब जिन्ना के पैरों तले कुचले गए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये सब पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी को मारते ही मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल हो जाएगी। हमारे देश को आखिर में ऑड फोर्सेस ही डिफेंड करेंगी। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूँ क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूँ। लोग शायद सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारा देश रीजन्स के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। मैंने ये सॉल्यूशन खुद निकाला। मैं अपने एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जिस बात पे यकीन रखता हूँ उसे मैंने जी जान से पूरा किया। उसी दिन मैंने गांधी को मारा, 30 जनवरी 1948 को। उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पर वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले, इसलिए ये काम मैंने अपने हाथों में ले लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर नहीं लगा, बल्कि मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही हैं और उन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम की तरफदारी और उसके पीछे भी गांधी का यह हाथ है, इसमें जरा भी शक नहीं। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियादी है। वो बोलते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी, जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूँ और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और ना मैं किसी और से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूँ। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझेंगे। कंक्लूजन, ये नाथूराम गोडसे की ऑटोबायोग्राफी थी जो आपने पढ़ी। आपने इस बुक में पढ़ा कि नाथूराम गोडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहते थे। गोडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और एक डिवोटेड हिंदू था। धर्म और राजनीति को लेकर उसने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखे थे। तो आपने एक कातिल के अंदर झांकने का मौका पाया जो हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। उसने सही किया या गलत, इसका फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या आप नॉन वायलेंस चूज करेंगे या उस चीज को जी जान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर